जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है माँ बाप का आत्मसम्मान। आज तो रामकिशन जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जिस पत्नी से आज तक उन्होंने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, उसी पत्नी का आज अपने बेटों के हाथों अपमान होते देखकर आग बबूला हो उठे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी पत्नी को धक्का मारा? अरे, यही दिन देखने के लिए तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम एक दिन अपनी माँ को ही मारो। तुम भूल रहे हो बेटे, तुम्हारी माँ से पहले यह मेरी पत्नी है। रामकिशन जी ने गुस्से में अपने छोटे बेटे मनीष से कहा, पापा, यह क्या मेरी पत्नी लगा रखा है? आपकी पत्नी कहीं की महारानी है क्या? जब से आए हैं बस एक ही रट लगा कर रखी हुई है कि इस घर में हिस्सा नहीं देंगे। इन पैसों पर हमारा कोई हक नहीं है। अब क्या मैं अपने घर की चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों की इजाज़त लूँगा? माँ मुझे अलमारी खोलने से रोक रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में उन्हें धक्का देना पड़ा। आखिर इस घर पर हमारा भी अधिकार है। छोटे बेटे मनीष के मुँह से ऐसी बातें सुनकर रामकिशन जी ने मनीष के गाल पर खींचकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से में बोले, कुछ भी हो, पर वह तुम्हारी माँ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गंगा के साथ ऐसा करने की? छोटी बहू मीना तमक कर बोली, पापा जी, आपको शर्म नहीं आती? आपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? भूलिए मत, अब यह आपके बेटे से ज़्यादा मेरे पति हैं। अब इन पर आप दोनों का कोई अधिकार नहीं। अरे, आपको पता भी है आज यह कितने बड़े आदमी हैं? आप जैसे कितने लोग इनके पैरों में गिड़गिड़ाकर भीख मांगते हैं, तो आपकी क्या औकात है? तभी एक जोरदार तमाचा बहू के गाल पर पड़ा। आज अपने पति की बेइज्जती होते देख गंगा जी ने जिंदगी में पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। आज अपनी पत्नी का साहस देखकर रामकिशन जी की आंखों में चमक आ गई। गंगा जी गुस्से में बोली, खबरदार बहू, अगर मेरे पति का अपमान करने की कोशिश भी की तो, और जब हमारा तुम लोगों पर अधिकार ही नहीं रहा तो किस मुंह से अपना हक मांगने के लिए चले आए हो? नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। लो, यह कटोरा पकड़ो और मंदिर के बाहर खड़े होकर सड़क पर भीख मांगो, तब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप की अहमियत। माँ का ऐसा रूप देखकर चारों बेटे बहू सुन्न खड़े रह गए। गंगा जी अपनी बड़ी बहू से बोली, ऐसा करो, आज तुम अपने बड़े भाई को बुला ही लो। खैर छोड़ो, तुम तकलीफ क्यों लेती हो? यह काम भी मैं ही कर लेती हूँ। तभी रामकिशन जी के दोस्त का बेटा संजय वहाँ पर पेपर लेकर पहुँचा। साथ में दो पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर बड़ी बहू काजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तो दिन में ही चांद तारे नजर आने लगे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई गौरव था। भाई को अपने हित में करने के लिए बड़ी बहू भाई के गले लगने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो गौरव दूर से ही हाथ का इशारा करते हुए बोला, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। ना यहाँ कोई किसी का भाई है और ना कोई बहन। अपने भाई की रोबदार आवाज़ से बड़ी बहू का अंकिता एक किनारे खड़ी हो गई। रामकिशन जी ने वह पेपर वकील से लिए और बेटे बहू की तरफ बढ़ा दिए, जिसे देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों बेटे और बहू बस रामकिशन जी के चेहरे को निहारने लगे। रामकिशन जी संजय और गौरव के साथ सामने वाले कमरे में चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। चारों बेटे और बहू अपने पिता का फरमान सुनकर सोफे पर धड़ाम से बैठ गए और आने वाले तूफान से थर थर कांपने लगे, जिसका अंदाज़ा उन्हें पहले से ही लग गया था। तो दोस्तों, रामकिशन जी ने अपने बेटों के संग ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। चारों बेटे और बहू अपना माथा पीटते हुए सोफे पर बैठे हुए उस दिन को कोसने लगे जब उन्होंने पिछली बार शहर से गांव आने की खबर अपने माता पिता को दी थी। कहाँ हो भाग्यवान, रवि और मनीष का फ़ोन आया था। वह लोग यहाँ गांव आने के लिए ट्रेन में बैठ गए हैं। दूसरे दिन गंगा जी रह रहकर घड़ी देखती और अपने पति रामकिशन जी से पूछती,
फ़ोन करके पूछो तो सही, दोनों बेटे और बहुएं कहाँ तक पहुँचे, अब तक आए नहीं। रामकिशन जी बोले, अरे भाग्यवान, सब्र करो सब्र, आ जाएंगे। तुम 2 घड़ी चैन से बैठ जाओ। सुबह से तरह तरह के पकवान बनाई जा रही हो। अरे ये पकवान बनाने के चक्कर में कहीं बीमार सीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे अब थोड़ी देर बैठकर चैन से खुद भी सांस ले लो और मुझे भी लेने दो। गंगा जी बोली, अजी आप तो रहने ही दो, खुद तो कुछ करते नहीं हो और मुझे भी करने नहीं देते। आज मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है, आज देखना खाना खाते ही खुश हो जाएंगे सब। पूरे 3 साल के बाद देखूंगी आज सबको। आंखें तरस गई हैं रवि और मनीष को देखने के लिए। रामकिशन जी बोले, गंगा अब दोनों का काम ही ऐसा है, सुबह 8 से शाम 6 बजे तक की ड्यूटी ऑफिस में बजानी पड़ती है, कैसे समय दे पाएंगे हमको, इसलिए तो 3 साल के बाद आ रहे हैं। गंगा जी बोली, फ़ोन पर कह रहे थे दोनों इस बार हमें अपने साथ शहर ले जाएंगे। वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता, घर काटने को दौड़ता है। रामकिशन जी और गंगा जी के दोनों बेटे रवि और मनीष शहर में नौकरी करते थे। दोनों की पत्नियां मीना और काजल भी शहर में ही उन्हीं के साथ रहती थीं। आज पूरे 3 साल के बाद दोनों बेटे और बहुएं अपने गांव आ रहे थे, जिनका बेसब्री से रामकिशन जी और गंगा जी इंतज़ार कर रहे थे। गंगा जी बोली, सुनिए, मैंने तो हम दोनों के कपड़े एक बैग में भरकर रख लिए हैं, क्योंकि रवि कह रहा था कि वह लोग सिर्फ यहाँ 2-3 दिन ही रुकेंगे। रामकिशन जी बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, बेटे और बहू से पूछे बिना तुमने पैकिंग भी कर ली। गंगा जी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा उल्टा ही बोलते हो। जब एक बार वे लोग कह चुके हैं कि इस बार हमें साथ शहर ले जाएंगे तो क्या बार बार उस बात को दोहराना पड़ेगा। उतने में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ बज उठती है। गंगा जी और रामकिशन जी खुश होकर बाहर बेटे और बहू के स्वागत के लिए जाते हैं। रामकिशन जी और गंगा जी को देखकर भी उनके बेटे और बहू उनके पांव तक नहीं छूते। गंगा जी मन ही मन सोचती हैं, बेचारे बहुत थक गए होंगे, इसलिए अपने माँ बाप के पैर छूना भी भूल गए। चारों अंदर जाकर फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। छोटा बेटा खाना खाते खाते कहता है, माँ तुम्हारे हाथों में आज भी वही स्वाद है जो साल पहले हुआ करता था। कुछ भी कहो माँ, मीना तुम्हारे जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। मीना एक पल गुस्से में मनीष को देखती है और सभी हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर सभी लोग बातचीतें बीते दिनों की बातें करते हैं और फिर बाद में बेटे बहू अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शाम को गंगा जी सभी के लिए चाय बनाकर लाती हैं। तभी मनीष रवि से कहता है, रवि परसों शाम की टिकट बनवा देता हूँ हम चारों के वापस जाने की। रवि भी सहमति दे देता है। गंगा जी बोली, बेटा इस बार तो तुम मुझे और अपने पापा जी को भी साथ ले जाने वाले थे ना। इतने में रवि की पत्नी काजल बोली, मम्मी जी अभी तो हमने नया फ्लैट लिया है, अभी तो फ्लैट में काम करना भी बाकी है। गंगा जी बोली, अरे कोई बात नहीं, इतने दिन हम मनीष के यहाँ घर रह लेंगे। इतना सुनते ही मनीष की पत्नी मीना बोली, मम्मी जी आप तो जानती हैं मैं और मनीष सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर देर रात घर आते हैं। अभी हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम कोई मेड लगा सकें। मेरे घर में तो राशन का भी सामान जमा नहीं रहता और ऐसे में आप बूढ़े लोगों के खाने पीने का ध्यान मैं नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं, मगर आप लोगों को तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खिला सकते ना। रवि और मनीष ने भी अपनी पत्नियों की बात में सहमति दिखाई और बोले, मम्मी जी पापा जी अभी हम लोग ही खुद वहाँ पर सेट नहीं हुए हैं, ऐसे में आप लोगों को वहाँ ले जाकर कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब सुनकर गंगा जी तो रोने ही लगी और बोली, बेटा तुम लोगों के बिना मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है, खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों बुढ़े तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अभी तो शरीर में इतनी ताकत है कि मैं घर का सारा काम अकेले ही कर सकती हूँ। उनकी बात सुनकर बेटे और बहू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। काजल अपने कमरे में जाकर अपने पति रवि से बोली, तुम्हारी माँ तो पीछे ही पड़ गई है शहर आने के लिए।
मगर मैं कह देती हूँ, मुझसे उनकी सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते हो वहाँ अकेले हमारी कितनी अच्छी लाइफ है। रवि बोला, हाँ तो मैं भी कौन सा उन्हें अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूँ। दूसरी ओर मीना मनीष से बोली, यह दोनों गांव में रहें तो ही अच्छा है, वरना वहाँ आकर हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करेंगे। मनीष बोला, डोंट वेरी यार, हम दोनों के इतने सारे शौक हैं कि हमसे हमारा ही खर्चा उठ जाए वही बड़ी बात है। इन दोनों को वहाँ ले जाकर मुझे अपना खर्चा और नहीं बढ़ाना। दरअसल बेटे और बहू उन लोगों को अपने साथ शहर में ले ही नहीं जाना चाहते थे। अपनी आज़ादी भरी ज़िंदगी में वह लोग कोई खाना फूसी नहीं चाहते थे। जब चाहे मर्जी से पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, रातों को देरी से घर आना, सारे शौक वे लोग शहर में आराम से पूरे कर रहे थे। मगर माँ पिताजी को यही बताते थे कि वे लोग अभी सेट नहीं हैं, ताकि कहीं उन्हें माँ पिताजी को शहर ना ले जाना पड़ जाए। 2 दिनों के बाद बेटे और दोनों बहुओं का शहर वापस जाने का समय आ गया। गंगा जी के तो आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे फिर से एक बार बोली, मैंने तो हम दोनों के कपड़ों को बैग में तैयार करके ही रखा था। रवि माँ की बात को काटते हुए बोला, माँ अब हमें जाने भी दो। यह क्या जाते वक्त रोना धोना लगा रखा है। पीछे पीछे मनीष भी बोला, माँ आप लोग यहाँ शांति से रहो, वैसे भी शहरी जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। यह कहकर वे लोग स्टेशन जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। रामकिशन जी तो सब कुछ समझ चुके थे, मगर नहीं समझी थी तो गंगा जी। थोड़ी देर बाद गंगा जी बोली, सुनिए, घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, बेटे बहू के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और कहते कहते फिर से जोर जोर से रो पड़ी। रामकिशन जी कहना चाहते थे, गंगा अब तेरे बेटे बदल चुके हैं, वह हम दोनों बुढ़ों को अपने साथ रखना नहीं चाहते। मगर गंगा जी को लगातार रोते हुए देखकर कुछ नहीं बोले। अब गंगा जी हमेशा अपने ही ख्यालों में खोई खोई सी रहती थी। खाना भी ढंग से नहीं खाती थी। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और अधिक गहरी हो चुकी थी। खाना ठीक से ना खाने के कारण बीमारियों ने उनके शरीर में घर कर लिया था। रामकिशन जी गंगा जी को बहुत समझाने का प्रयत्न करते, मगर गंगा जी की आंखों पर तो बेटे बहू के मुंह की अंधी पट्टी चढ़ी हुई थी। इसलिए गंगा जी और अधिक बीमार रहने लगी थी। एक रोज गंगा जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी कि उन्हें बाहर से आवाज आई, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। गंगा जी ने नज़र उठाकर देखा तो एक वृद्ध महिला करीबन 65 साल की होगी, वह इस उम्र में भी चूड़ियाँ बेच रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लगातार दिख रही थी। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हो। गंगा जी ने उसे बुलाया और चूड़ियाँ देखने लगी। गंगा जी बोली, आप इस उम्र में घर घर जाकर चूड़ियाँ क्यों बेच रही हैं? क्या आपका कोई नहीं है इस दुनिया में? वृद्ध महिला पहले तो हंसी, फिर बोली, बहन मेरे 4 बेटे हैं जो शहर में रहते हैं। अपना पेट काट काट कर उन्हें पढ़ाया लिखाया, शहर में नौकरी लगते ही उनकी शादियां भी करवाई, मगर अब चारों में से किसी के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पति का साथ भी जवानी में ही छूट गया था। ऐसे नालायक बेटों पर आश्रित रहने से बेहतर है मैं छोटा ही सही मगर अपने लिए अपना व्यवसाय शुरू किया। घर घर चूड़ियाँ बेचने जाती हूँ, उससे मेरा खर्च भी निकल जाता है और 4 लोगों से मिलकर थोड़ा हंस बोल लेती हूँ तो दिल को भी सुकून मिल जाता है। गंगा जी को उस वृद्ध महिला की बात सीधे दिल पर लग गई। वह सोचने लगी, दोनों बेटे और बहू ने वापस शहर जाकर मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया, जबकि वे लोग मुझे यहाँ देख कर गए थे कि मेरा उन लोगों के जाने के कारण रो रो कर बुरा हाल है। मुझसे तो यह वृद्ध महिला बेहतर है जो बेटों को भुलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। बस फिर क्या था, गंगा जी ने भी उसी समय कठोर फैसला ले लिया कि वह ऐसे बेटे और बहू के लिए आज से अपने आंसू नहीं बहाएंगी। जिन बेटों को अपनी माँ बाप की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उनके पीछे अब मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगी। रामकिशन जी घर लौटे तो देखा गंगा जी ने आज उनकी मनपसंद का खाना बनाया था और वह बोली, आप मुझे अचार पापड़ बनाने का सामान लाकर दोगे? मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ।
खाना बनाने में तो गंगा जी का वैसे भी जवाब नहीं था। उनके हाथ का खाना जो एक बार खा लेता था वह सालों तक कभी स्वाद नहीं भूल पाता था। रामकिशन जी को गंगा जी को खुश देखकर बहुत खुशी हुई और वह बोले, गंगा, तुम में ये आज बदलाव कैसे आया? गंगा जी ने उस वृद्ध महिला से मिली सीख अपने पति रामकिशन जी को बताई। तब रामकिशन जी बोले, गंगा, मैं तो ये बात पहले ही समझ चुका था, तो ये बात तुम्हारी देरी से समझ आई, क्योंकि तुम बेटे और बहू के मुंह में अंधी हो चुकी थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कहकर वे गंगा जी के लिए अचार पापड़ बनाने का सामान लेने चले गए। यहाँ गंगा जी ने अचार पापड़ बनाने के हुनर को अपना हथियार बना लिया था और धीरे धीरे उनका व्यवसाय जोरों शोरों से चलने लगा। अपने देश में छोड़ो, विदेश में भी उनके अचार पापड़ की मांग बढ़ने लगी। गंगा जी अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई कि उनके बेटे और बहू को याद करने का उनके पास समय ही नहीं था। वहाँ शहर में रवि और मनीष और उनकी पत्नियां आज मिले तो मनीष अपने बड़े भाई रवि से बोला, भैया, रोज यह 8 से 6 की नौकरी करके थक गया हूँ और महीने की वही नॉर्मल सैलरी, इससे अब गुजारा नहीं होता। रवि बोला, मनीष, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे भी कुछ यही हाल है। मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करें जिससे आमदनी बढ़ सके, मगर व्यवसाय करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, वे कहाँ से लाएं? मनीष की पत्नी मीना बोली, अरे गांव में आपकी माँ पिताजी इतने बड़े घर में रह रहे हैं, वह घर कब काम आएगा? उसे घर को बेच देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उसे आप लोग नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो। रवि और मनीष को भी यह तरकीब अच्छी लगी। वह सभी लोग गांव पहुंचते हैं। गांव जाकर जब अपनी माँ का नया व्यवसाय देखा तो चारों को बहुत आश्चर्य हुआ। रवि की पत्नी काजल बोली, जब हम लोग यहाँ से गए थे तो बुढ़िया ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना मर ही जाएगी, और यहाँ देखो तो अपना नया कारोबार कैसे जमा कर बैठी है। मीना बोली, चलो भाभी, बुढ़िया के पैरों में गिर जाते हैं, शायद बुढ़िया हमें माफ़ कर दे। गंगा जी पीछे से अपनी बहुओं की बातें सुनकर बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम लोग चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ शहर आने के लिए मैं तुमसे नहीं कहूँगी। शायद उस वक्त मैं तुम लोगों से कभी दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर तुम लोगों ने मुझे उस अवस्था में छोड़कर ज़िंदगी का नया पाठ सिखा दिया। रवि और मनीष बोले, माँ, दरअसल हम अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते थे जिसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। अगर आप, गंगा जी बीच में ही बात काटते हुए बोली, आज वापस 3 साल बाद तुम लोग गांव आए हो, इस बीच तुम लोगों को हमसे फ़ोन पर बात तक करने का समय नहीं मिला, मगर आज पैसे मांगने मुंह उठाकर चले आए। तुम जैसे नालायक बेटों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब ना तो घर है, ना ही पैसे हैं और ना ही माँ की ममता है। रामकिशन जी बोले, गंगा बिल्कुल सही कह रही है, तुम लोग वापस यहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, हम समझेंगे कि हमारे कभी बेटे थे ही नहीं। उतने में रामकिशन जी को उनका नौकर राजकुमार पुकारता है। तभी बड़ा बेटा गंगा जी से बोला, क्या, कहाँ चले जाएं? ऐसे कैसे चले जाएं मम्मी जी? इस घर पर हमारा भी अधिकार है, इस घर में हम हमारा हिस्सा लेकर ही रहेंगे। रवि की पत्नी काजल बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं अभी मेरे भाई गौरव को बुलाती हूँ और इन बुढ़ों पर घरेलू हिंसा का इल्ज़ाम लगा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे हमें घर में हिस्सा नहीं देते ये लोग। छोटा बेटा गंगा जी से ज़बरदस्ती अलमारी की चाबी छीनकर अलमारी खोलने का प्रयास करता है। उतने में गंगा जी आकर उसके हाथों से चाबियों का गुच्छा खींचती हैं और मनीष उनको धक्का दे देता है। रामकिशन जी ये देखकर तमतमा उठते हैं और मनीष को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। रामकिशन जी और गंगा जी पहले ही वकील संजय और गौरव को सब बता चुके थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को बुला लिया। संजय ने जो पेपर बहू को पकड़ाए थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो बेटे और बहू अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनके माता पिता की प्रॉपर्टी पर भी कोई अधिकार नहीं होता है। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और रामकिशन जी, संजय और गौरव बाहर आए।
काजल का भाई गौरव बोला, अगली दफ़ा तुम चारों में से किसी ने रामकिशन जी और गंगा जी को परेशान करने की कोशिश की तो तुम चारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और काजल, तुम वहाँ मायके में भी अपनी भाभी को परेशान करती थी, जिस वजह से मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी जल्दी करवा दी। और अब यहाँ ससुराल में भी अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं हुई तुमसे। सुधर जाओ अब तो, वरना ससुराल तो ससुराल, मायके से भी हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। गौरव की बातें सुनकर रवि, मनीष और उनकी पत्नियां रामकिशन जी और गंगा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हैं, मगर रामकिशन जी और गंगा जी उन्हें माफ़ नहीं करते और हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देते हैं। और जाते जाते अपने बेटों को एक सबक और देते हैं, बेटा, जो गलती हमने की वह गलती तुम कभी मत करना। बेटे और बहू अपना सा मुंह लेकर अपने शहर वापस चले जाते हैं और सभी अपनी अपनी गृहस्थी में मग्न हो जाते हैं। दोस्तों, बुढ़ापे में माँ बाप क्या चाहते हैं? ना ही धन दौलत मांगते हैं, ना ही आपसे बड़ा सा घर। वे सिर्फ आपसे आपका थोड़ा सा समय चाहते हैं, जहाँ 2 पल बैठकर वे अपनों से अपने दिल की बात कर सकें। दोस्तों, रामकिशन जी और गंगा जी ने अपने बेटों को सबक सिखाने के लिए जो रास्ता अपनाया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, जिससे आने वाली नई पीढ़ी को सबक मिले। और अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कहानी को पूरा दिल से सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।